तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर सिस्टम पीवाईक्यूज। आज चलिए देखते हैं हम लोग पावर सिस्टम में प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर आगे आने वाले हमारे एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। इन ट्रांसमिशन लाइन, वेरिएशन इन द वोल्टेज at receiving end expressed as the percentage of full load voltage at receiving end when full load at given power factor is removed with voltage at sending end and being constant where ये आपको पता है, ये एग्जैक्टली आपको एक डेफिनेशन दी गई है। किसकी डेफिनेशन दी गई है? कह रहा है कि वेरिएशन इन रिसीविंग एंड वोल्टेज चेक करिए एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, रिसीविंग एंड साइड पर वोल्टेज डिफरेंस बतलाना है, जबकि आप किस पे काम करें? व्हेन फुल लोड एट अ गिवन पावर फैक्टर इज रिमूव, जबकि आपका लोड रिमूव किया गया। तो वास्तव में यह आपको एक परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन दी गई है, विच इज नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डेफिनेशन किसकी दी हुई थी? वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन आपको दी गई थी। इसी फॉर्मूले को आप और क्या लिखते हैं? इट इज सर आई आर cos थीटा प्लस आई एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, डिवाइडेड बाई V2 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक कंडीशन कि अगर हमको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन चाहिए हो। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो पुअर होता है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन अगर आपको चाहिए हो तो पहली बात ध्यान देंगे कि ये आपको किस पे मिलेगा? ये हमको प्राप्त होता है लैगिंग लोड पर। ठीक है, लैगिंग लोड पर या लैगिंग पावर फैक्टर पे। कंडीशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर। एंड इस सिचुएशन पर पावर फैक्टर कितना होगा? आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर कितना होगा बच्चों? आर अपॉन जेड। सेकेंड वन केस, अगर हम यहां पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पता करें, क्या पता करना है? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अगर हम यहां पर बच्चों पता करें तो पहली बात ये किस पर मिलेगा? ये हमको लीडिंग पावर फैक्टर पर प्राप्त होता है या लीडिंग लोड पर प्राप्त होता है। हियर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लोड एंगल कितना रहेगा? पावर फैक्टर एंगल टेन इनवर्स आर अपॉन एक्स एंड पावर फैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। पावर फैक्टर कितना है? एक्स अपॉन जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम। कह रहे कि थ्री फेज सप्लाई आपने क्यों प्रिफर की है सिंगल फेज की तुलना में? या थ्री फेज बोलिए या मल्टी फेज आप इसको बोल दीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा फेजेस है ना, तो मल्टी फेज का आप लोग उपयोग क्यों करते हो? देखो, थ्री फेज सिस्टम पर क्या होता है? थ्री फेज सप्लाई पर पहली बात यहां पर थ्री फेजेस हो जाते हैं आर वाई बी, या जैसे डिफरेंट बुक्स पर एबीसी भी आपको दे देगा। तो थ्री फेज पर आप जब करते हो तो पहली बात यहां पर आप लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज अपना इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज यहां पर आप लोग का हाई होता है। क्योंकि आपका वोल्टेज हाई है तो लॉसेस कम हो जाते हैं और उस वजह से यहां पर इफिशियंसी आपको ज्यादा मिलने लगती है। देखते हैं, ये आपका पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन है, दैट इज हाई इफिशियंसी आपको यहां पर प्राप्त होती है। हाई इफिशियंसी प्राप्त होती है। स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप भी आप ले सकते थे, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बेटर हो जाता अगर वोल्टेज के टर्म पर डायरेक्टली पूछता कि हाई वोल्टेज आप लोग क्यों प्रिफर करते हैं, उस टर्म पर आपके लिए बेटर था। लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग ये भी आपका नहीं रहेगा, और ये सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स पर आपके करेक्ट होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पर करेक्ट होंगे। ठीक है, आइए, when the senders and voltage is more than or more the power factor transmitted will be। पावर फैक्टर ट्रांसमिटेड कैसे होगी? रिसीविंग एंड पावर का फॉर्मूला होता है वी एस वी आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल। ठीक है, वी एस वी आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल। अब ये देखिए, यहां पर मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम शो करता हूं। ठीक है, दिस इज अवर लोड एंड दिस वन इज वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, और ये है सेंडिंग एंड वोल्टेज एंगल है डेल। ठीक है, दिस इज अवर अल्टरनेटर। ये क्या बनाया हमने? अल्टरनेटर। ये क्या है? तो ये ट्रांसमिशन लाइन है। कह रहे हैं कि रिसीविंग सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर आपका ज्यादा होगा तो क्या होगा? देखिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज ज्यादा होगा तो रिसीविंग एंड पर आने वाली पावर आपकी कैसी हो जाएगी? ज्यादा होगी।
विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसमिट होगी इस जगह पर अगर आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज ज्यादा होगा। इसी का एक रिवर्स कई बार ये भी बोलते हैं कि रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो उस पर भी यही सेम केस होगा। किंतु यहां पर एक चीज और आ जाती है कि अगर गलती से यह सिचुएशन हो जाए कि रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो ये कौन सा इफेक्ट बनता है, यह बनता है हमारा फेरेंटी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बच्चों ये बनेगा, तो ये फेरेंटी इफेक्ट हुआ करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, सेटिंग डेप्थ ऑफ पोल इज, जो पोल होता है वह जमीन में कितनी गहराई तक आप रखते हैं, जमीन में कितनी गहराई तक रखेंगे। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक पोल लिया, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर डेड एंड पोल बनाऊंगा जिससे कि आपको और भी कुछ बातें बता दूं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, ये हमने कंडक्टर बनाया हुआ है। इसको ना जमीन पर फॉर एग्जांपल आपने इतनी गहराई पर और डेप्थ पर गाड़ रखा है अपना पोल। तो ये जो होता है ना, ये पोल की लंबाई का 1/5 पार्ट होता है, और रिमेनिंग ये जो हाइट होगी फिर सर कितनी हो जाएगी, 4l/5। ठीक है, तो कितनी गहराई पर रखना है अपने पोल को जमीन के अंदर, 1/5 पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ पोल, 1/5 पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ पोल। अब देखिए, चूंकि मैंने यहां पर कहा था कि मैं आपको कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा, तो ये हमने क्या बनाया हुआ है, डेड एंड टावर बनाया था। ठीक है, डेड एंड टावर। सो डेड एंड टावर पर कॉन्सेप्ट आता है गाय वायर का। ठीक है, या अगर आपका क्रॉसिंग वगैरह होती है वहां पर भी, तो ये आपने लगा दी एक गाय वायर। आपसे प्रश्न करेगा कि गाय वायर किसका बना होता है, तो बताइएगा कि ये गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। ये क्या लगा हुआ है सर, दिस इज कॉल्ड द गाय इंसुलेटर। इसे हम क्या बोलते हैं, गाय इंसुलेटर बोला जाता है। और गाय इंसुलेटर का शेप कैसे होता है, तो ये ओवल शेप पर हुआ करता है। किस शेप पर होता है बच्चों ये, तो ये ओवल शेप पर। एक अनदर क्वेश्चन आता है कि जो गाय वायर है, जो गाय वायर है वह थ्योरेटिकल कितने एंगल पर रखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, तो अगर मैं इसलिए आपको यहाँ पर एंगल्स बतला दे रहा हूं अलग से, क्योंकि दो एंगल रहेंगे। तो थ्योरेटिकली ये एंगल इन्होंने कहा था कि जो थ्योरेटिकल एंगल रखिएगा वह 45 डिग्री रखेंगे आप लोग। ठीक है, 45 डिग्री कम से कम इन्होंने कहा था कि इतना तो भाई कर ही लीजिएगा। जबकि प्रैक्टिकली ये नहीं कई बार पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली कई बार ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती, इतना स्पेस नहीं होता है। सो 30 डिग्री मिनिमम बोला गया है कि भाई कम से कम ना फिर 30 डिग्री जरूर रख लेना यार, इससे कम मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका पोल स्टेबल नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट वन, द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना स्टार्ट्स अकर इन पावर ट्रांसमिशन लाइन। कह रहे कि मिनिमम वह फेज वोल्टेज जिस पर कोरोना इनिशिएट होता है, जिस पर कोरोना स्टार्ट होता है, किस पे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस पर, पावर ट्रांसमिशन लाइंस पर आपका स्टार्ट होता है। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, इसे बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसमें कोरोना शुरू हो जाता है, क्या होता है इस पे, कोरोना शुरू हो जाता है। चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं फिर यहां पर। वीसी इज इक्वल टू होता है एम जी आर डेल एल एन डी अपॉन आर। ठीक है, एम जी आर डेल एल एन डी अपॉन आर। ये क्या है, विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। यहां पर विजुअल्स प्राप्त होने लगते हैं, है ना। जैसे कि एक कंडक्टर आपका होता है ना, तो भी कंडक्टर के ऊपर आपका लाइटनिंग शो होने लगेगी। ठीक है, किस कलर की लाइटनिंग यहां पर होती है, ब्लूइश कलर की लाइटनिंग होती है। ठीक है, ब्लूइश कलर की लाइटनिंग रखी जाती है। चलिए विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। दिस इज एम जी आर डेल एल एन डी बाई आर इंटू 1 + 0.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर इंटू 10। ठीक है, दिस वन। अब यहां पर सर इनको कंपैरिजन करिए, कौन सा वोल्टेज बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो विजुअल वोल्टेज जो रहेगा वह क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से बच्चों बड़ा हो जाएगा। विजुअल वोल्टेज क्या रहेगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से हमेशा बड़ा हुआ करता है। ओके, यहां पर चलिए और भी चीजें दी गई हैं, जैसे नी वोल्टेज दिया है या फ्लैश ओवर वोल्टेज। ये क्या होते हैं, नी वोल्टेज वह वोल्टेज है, नी वोल्टेज वह वोल्टेज है एट विच डायोड स्टार्ट्स कंडक्शन, डायोड स्टार्ट्स कंडक्शन। ठीक है, जिसमें डायोड में जो जंक्शन है वह ब्रेक हो जाएगा
और कंडक्शन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लैश ओवर वोल्टेज, जिसपे आर्क उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, जिस पर आर्क इनिशिएट कर जाएगी, फ्लैश ओवर यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए यहीं पर आप एक बात और देख लीजिए, अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज, अगर मैं ये कहूं आपसे कि दिस इज ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज का वैल्यू मैंने आपको बताया यहां पर दोस्त V, इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लेस देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, उस समय जो कोरोना पावर लॉस होगा वह शून्य होगा, ठीक है, वह हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब शुरू कब होगा आपका कोरोना पावर लॉस, आपको मिलेगा कब, when operating voltage is greater than critical disruptive voltage, then कोरोना पावर लॉस आपको मिलने लगेगा, आपको क्या मिलेगा, कोरोना पावर लॉस प्राप्त होने लगेगा, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला, टावर्स आर यूज इन, टावर्स का प्रयोग कहां करेंगे, तो भैया जी टावर का प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर, टेली और डिस्ट्रीब्यूशन पर। अरे पोल्स का प्रयोग करते हैं जी, पोल्स कितने प्रकार के होते हैं, वुडन पोल्स हो गया, ठीक है, वुडन पोल हो गया, आरसीसी पोल हो गया, और कौन से हैं, स्टील पोल्स हो गए, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग आप कहां पर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पर आप लोग किया करते हैं, ना कि ट्रांसमिशन पर, ट्रांसमिशन पर प्रयोग करेंगे टावर्स का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर इज, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर की तुलना में कितनी होती है, सर 0.6 टाइम्स होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 0.6 टाइम्स होती है, किंतु सर कुछ और बतलाइए। चलिए फिर और मैं आपको कुछ चीजें बतलाता हूं कि जो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम होती है, जो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हुआ करती है वह कितनी होती है, दिस इज 0.303 टाइम्स ऑफ कॉपर, 0.303 टाइम्स ऑफ कॉपर, मतलब एल्यूमिनियम कम डेंस्ड होता है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर आप इसके डायामीटर की तुलना करें, डायामीटर की तुलना पर तो सर कोई शर्त रखिए, रखेंगे बिल्कुल शर्त कि आर का वैल्यू जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस बच्चों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 1.26 टाइम्स ऑफ कॉपर, कॉपर के डायामीटर का 1.26 टाइम्स होगा, ठीक है, डायामीटर। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देख लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इनकी होती है ये भी कम होती है, वो भी 50% से भी कम है, कितनी है, 45% ऑफ कॉपर है, कितनी है, 45% ऑफ कॉपर है। चूंकि इंडिया पर ये काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हमारे देश में ही ये बहुत पाया जाता है, तो ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल हुआ करता है, ये सस्ता रहेगा कॉपर की तुलना में। एक और बात चलिए देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन कहां पर है, तो एप्लीकेशन मुख्यतः जो इसका है वह ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पर हम करेंगे, कहां पर करेंगे दोस्तों, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जबकि कॉपर का यूज हम कहां पर करते हैं, वाइंडिंग बनाने पर ज्यादा करेंगे, कॉपर का प्रयोग कहां पर ज्यादा कीजिएगा, वाइंडिंग बनाने पर। अगला क्वेश्चन, विच इज द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, अभी क्या है, ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, दिस इज आर वाई एंड बी। तो इन्होंने कहा कि इसमें ये जो लाइन आप बनाते हो ना, तो इसमें सबसे ऊपर कौन होता है, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो कहोगे सर आर वाला कंडक्टर होता है, नहीं नहीं बिल्कुल मत करिएगा मिस्टेक, इसके ऊपर भी एक कंडक्टर होता है और इसको आप बोलते हैं अर्थ कंडक्टर, ठीक है, इसे बच्चों आप किसे क्या बोलते हैं, अर्थ कंडक्टर आप लोग इसे बोलते हैं। और अर्थ कंडक्टर सर ऊपर आप क्यों रखते हैं, नीचे रखते हैं, नहीं नीचे नहीं रखेंगे, ट्रांसमिशन पर इसे हम रखेंगे ऊपर, ठीक है, ट्रांसमिशन के केस में इसे रखेंगे आप ऊपर, फॉर दी प्रोटेक्शन फ्रॉम, किसे प्रोटेक्शन करना है, फॉर दी प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग, कि अगर लाइटनिंग हो रही है, नेचुरल लाइटनिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या करेगा, अभी देखो इधर पे लाइटनिंग हो गई, फॉर एग्जांपल ये ऐसे आपका टावर लगा हुआ है और ये आपके आरवाईबी फेज आपके हो गए, तो ये क्या करेगा, इस पे आई लाइट और इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है, इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगी, जो भी एक्सेसिव एनर्जी आई हुई है
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किंतु किंतु एक बात और समझ लीजिए यहीं पर कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती, अगर यहाँ पर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते, तो अर्थ वायर हमेशा नीचे रहता है। अर्थ वायर कहां पर रहेगा? नीचे रहेगा। क्यों सर, यहां पर क्या आपको प्रोटेक्ट नहीं करना? प्रोटेक्ट करना है, किंतु यहां पर मेरे लिए जो सेफ्टी पर्पज रहेगा, जो यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट रहेगा, सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंडक्टर टूटकर गिरे और वे हार्मफुल हो जाए ह्यूमंस के लिए या किसी अदर भी पर्सन के लिए, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेगा, जैसे कंडक्टर ब्रेक होगा तो पहले अर्थ वायर पर टच करेगा, और अर्थ वायर पे टच करेगा तो उसकी एनर्जी ग्राउंड पे रिलीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, कैपेसिटेंस ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्रीजेस विद, कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड लाइन कैसे इंक्रीज किससे करेगी? इंक्रीज इन म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, या इंक्रीज इन हाइट ऑफ कंडक्टर अबव द ग्राउंड? कोई बात नहीं, देखते हैं, हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। C is equal to 2 pi epsilon naught डिवाइडेड बाई ln d अपॉन r, ठीक है। इसी को आप क्या लिख देते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेता हूं मैं फॉर्मूला, ln डिवाइडेड बाई dm अपॉन ds, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होती थी यहाँ पर? यूनिट होती थी फैरेड पर मीटर, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए, मतलब डीएम की वैल्यू बढ़ाइए। देखो, अगर ये आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो सर पहला तो रॉन्ग है। दूसरा, इंक्रीज इन हाइट ऑफ टावर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जिसमें कि अर्थ इफेक्ट हम कंसीडर करेंगे। So formula is pi epsilon naught divided by ln d by r under root 1 plus d by 2h whole square, ठीक है। दिस वन, अगर आप हाइट ऑफ टावर h इंक्रीज करेंगे, तो d by 2h की वैल्यू क्या होगी? ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये डिनोमिनेटर आपका ये घटा ना, तो ओवरऑल ये जो डिनोमिनेटर है वह इंक्रीज हो जाएगा अगेन, ठीक है। ये फिर से इंक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस पुनः घटेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। चलिए यहीं पर एक बात और यूज करते हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड वगैरह की बात कर ली है, सो मेथड ऑफ इमेज का भी प्रयोग यहीं पर करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इमेज का यूज कैपेसिटेंस कैलकुलेशन पर ही किया जाता है। किस पर करते हैं? कैपेसिटेंस कैलकुलेशन पर ही करते हैं। जैसे कि ये लीजिए, मैं आपके लिए बना रहा हूं ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये लिया हमने एक टावर, ये हमने एक टावर ले लिया, यहां पर ये चार्ज ले लिया। तो मेथड ऑफ इमेज क्या कहता है, मैं आपसे ये सिर्फ बता रहा हूं। दिस इज प्लस क्यू ए, दिस इज क्यू बी। अगर इसका हाइट h है ना, तो h डेप्थ पर ही, तो ये हम क्या करेंगे, h डेप्थ पर ही अर्थ अपने अपोजिट चार्ज खुद से क्रिएट कर देता है। ये देखिए, अर्थ ने क्रिएट कर देना है, ठीक है। दिस इज माइनस क्यूब। किंतु अगर हाइट ऑफ टावर इंक्रीज कर दें, अगर आप हाइट इसकी ज्यादा कर दोगे ना, तो इससे आपको प्रॉफिट क्या मिलने लगेगा? इससे आपको एक प्रॉफिट मिलेगा कि अभी क्या है, अब चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, और कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस कम होगा तो लाइन चार्जिंग भी कम हो जाएगी, आपको चार्जिंग करंट का जो डिफिकल्टी है वो भी फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोरोना पावर लॉस on a particular system at 50 hertz is 1 kilowatt per kilometer per phase. What is the corona power loss at 60 hertz in kilowatt per kilometer? चलिए कोरोना पावर लॉस का हम फॉर्मूला देखते हैं। PL is equal to 241 into 10 to the power minus 5 F plus 25 divided by del under root R by D into V minus VC whole square, and the unit is kilowatt per kilometer per phase, ठीक है, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। तो चूंकि बाकी कुछ दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी का टर्म सिर्फ दिया हुआ है, तो चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। PL2 डिवाइडेड बाई PL1 इज इक्वल टू F2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई F1 प्लस 25, ठीक है।
जहां पर F1 फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज आपको प्रोवाइडेड है। उस समय कोरोना पावर लॉस हो रहा है 1 किलोवाट पर किलोमीटर, और F2 कह रहा है कि 60 हर्ट्ज रख दीजिए, और अब आप यहां पर कोरोना पावर लॉस पता कर दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो PL2 इज इक्वल टू PL1 की वैल्यू 1 रखिए। दिस इज 60 प्लस 25 divided by 50 plus 25. What is the corona power loss? This is 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो यहां एक बात और हमको समझ आई कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो कोरोना लॉस बढ़ेगा, अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे देन कोरोना लॉस विल आल्सो डिक्रीज। तभी तो आपने एक नोट यहां बता रखा है कि सर डीसी के केस में, इन केस ऑफ डीसी, कोरोना पावर लॉस, कोरोना लॉस इज नियर वन थर्ड ऑफ एसी। ठीक है, एसी की तुलना में डीसी में जो कोरोना पावर लॉस है वह कितना होता है दोस्त, 1/3 होता है। नेक्स्ट वन, overhead transmission line having a span of 220 meter between two supports at same level, the conductor weighs 804 kg per kilometer। ध्यान दीजिएगा, स्पैन मीटर पे दिया है और वेट यहां पर दिया है केजी पर किलोमीटर। तो इसे अभी हम भविष्य में चेंज करेंगे। Assuming safety factor is 2, what is the maximum sag if the tensile strength of conductor is 6,000? ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कितना दिया, 6,000। कह रहा सैग बताइए। ठीक है, सैग इज इक्वल टू क्या होगा, WL² डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, सेम हाइट पर आपका कंडक्टर रखा गया है, सेम हाइट पर आपका कंडक्टर रखा जा रहा है। जो कंडक्टर नहीं, सेम हाइट पर टावर है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि जरा मेरे को सैग बता दीजिए। डब्ल्यू कितना दिया है, चलिए वन बाई वन देखते हैं। डब्ल्यू दिया है 804 केजी पर किलोमीटर। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0.804 केजी पर मीटर। ठीक है, मात्रक इसका बहुत ध्यान देना होता है। व्हाट इज द स्पैन, सो एल इज इक्वल टू 220 मीटर। चूंकि यहाँ पर टेंशन नहीं दिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर, डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर। तो चलिए आपको अब यहाँ पर टेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज 6,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया मान, 3,000। बस हो गया, फिर तो सॉल्व हो गया सर। डब्ल्यू का वैल्यू रखिए 0.804 मल्टीप्लाई बाई लेंथ 220 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टेंशन रख दीजिए 3,000। ठीक है, 3,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 1.6214 मीटर। इतना आपका सैग रहेगा। ठीक है, सैग कितना हो गया, 1.6214। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केबल यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फ्रॉम 33 टू 60 केवी। ठीक है, 33 से 60 केवी के लिए आपसे कह रहा है कि मुझे जरा बतला दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं वन बाय वन आपको रेटिंग ही बतला देता हूं कि अगर हाई टेंशन की आप बात करें ना, तो हाई टेंशन पर होता है बच्चों 1 से 11 किलो वोल्ट तक। ठीक है, लो टेंशन चूंकि यहां पर दिया नहीं है तो मैं आपको अलग से डेटा दिए दे रहा हूं कि लो टेंशन हुआ करता है from 0 to 1 kilovolt, from 0 to 1 kilovolt। नेक्स्ट इज फिर सुपर टेंशन, सुपर टेंशन कितना होता है सर, तो यह होता है बच्चों 11 से 33 किलो वोल्ट, 11 से 33 किलो वोल्ट। फिर नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है 33 से 66 किलो वोल्ट। एक्स्ट्रा हाई टेंशन कितना होता है, 33 से 66। फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, तो ये 66 किलो वोल्ट से ज्यादा होता है। कितना होता है, 66 किलो वोल्ट से ज्यादा। क्वेश्चन पर रेंज क्या दी गई थी, 33 से 60 किलो वोल्ट की। तो आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक चलिए यहां पर आपको नोट प्रोवाइड किए दे रहा हूं
कि जो केबल होती है, केबल्स पर आपका व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज और करंट, केबल पर जो वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज और करंट अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज 50 टू 150 मीटर पर माइक्रोसेकंड, 50 टू 150 मीटर पर माइक्रोसेकंड, यहां पर आपके केबल पर वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज और करंट होती है। चलिए यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि ओवरहेड लाइन पर वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज और करंट कितनी होगी। प्रैक्टिकल डेटा दीजिएगा। कौन सा डेटा देना है? प्रैक्टिकल डेटा कि ये वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केबल हैज इंडक्टेंस ऑफ 0.22 मिली हेनरी per kilometer and capacitance of 0.202 microfarad per kilometer, then surge impedance of cable will be. So surge impedance is equal to under root L upon C. Surge impedance क्या होता है? Under root L upon C. वैल्यूज रख दीजिए यहां पर। सो L का वैल्यू है 0.22 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस है 0.202 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो ये लगभग 33 ओम आएगा। कितना आएगा? 33 ओम के लगभग आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। सर अगर सर्ज इंपीडेंस की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस रखा होता तो फॉर्मूला बताइए। दिस इज अंडर रूट जेड अपॉन वाई। दिस इज अंडर रूट जेड अपॉन वाई। क्या है वैल्यू? आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। जी प्लस जे ओमेगा सी। ओके। और अगर यहीं पर आपसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट पूछ लेता, ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट अगर आपसे पूछता, कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट वाई इंटू जेड। ठीक है, दिस इज अंडर रूट वाई इंटू जेड। चलिए एक के साथ मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले इसीलिए बतला दिए कि कहीं ऐसा ना रहे कि आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आपको तैयार हो। आपको क्वेश्चंस और भी होने चाहिए। अगर आप 20 क्वेश्चंस के सेट कर रहे हैं तो आपके कम से कम 70-80 क्वेश्चन तो करा दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवरहेड लाइन है हैविंग सर्ज इंपीडेंस ऑफ 400 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अंडरग्राउंड केबल। अभी इसको किससे कनेक्ट किया गया? अंडरग्राउंड से, जिसका सर्ज इंपीडेंस है 100 ओम एंड सर्ज ऑफ 50 केवी ट्रेवल टू लाइन थ्रू द जंक्शन। द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड वोल्टेज एट जंक्शन कितना होगा? देखो ये कह रहा है, जैसे ये हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, दिस इज अवर ट्रांसमिशन लाइन, और फिर ये गया, ठीक है, ये बच्चों क्या है? ये केबल है आपकी, ये हो गई केबल, ठीक है। केबल का सर्ज इंपीडेंस दे रहा है 100 ओम, ठीक है, इसका इंपीडेंस दे रहा है 400 ओम। अच्छा एक बात ध्यान देंगे कि केबल का जो सर्ज इंपीडेंस होगा वह कम होगा। केबल का सर्ज इंपीडेंस जो होता है वह हमेशा ओवरहेड लाइन के सर्ज इंपीडेंस से कम रहता है। क्यों? क्योंकि केबल का कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाता है, पास पास में रहते हैं ना, तो कैपेसिटेंस इनका ज्यादा रहता है अपेक्षाकृत। ओके, कह रहे ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना होगा? तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज इक्वल टू ZL डिवाइडेड बाई ZL प्लस ZS, ठीक है। इट इज V डबल डैश डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 2 इंटू ZL आपको दे रहा है 100 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 100। ओके, सर्ज वोल्टेज आपको कितना दिया गया था? 50 किलो वोल्ट दिया गया था। So it is 200 divided by 500. ओके, कैंसिल करिए, दिस 5 से 5 कैंसिल। तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज आपका कितना है? ओनली 20 किलो वोल्ट ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज यहां पर फिर कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड वैसे पूछा नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, एक काम करता हूं ना, फॉर्मूला ही बतला देता हूं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू V डैश बाई B। दिस इज इक्वल टू ZS डिवाइडेड बाई ZL प्लस ZS, ZL प्लस ZS। तो प्रीवियसली आपने आंसर निकाला था 20 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट आपका
वोल्टेज ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर फोर वायर टू फेज एसी सिस्टम टू एन इक्विवेलेंट टू वायर डीसी सिस्टम। कह रहा है कि फोर वायर टू फेज एसी में टू वायर डीसी की तुलना में कितना आपका कॉपर लगेगा, इसका रेशियो क्या होता है। सो द रेशियो इज 1/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर इसका डेरिवेशन तो नहीं दे रहा हूं, किंतु मैं आपको जल्दी ही इसका एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फॉर्मूला अवेलेबल होगा। ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला आपको प्रोवाइड इज नॉट यूज्ड इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन। ठीक है, एचवीडीसी में देखिए एक मोनोपोलर यूज होता है, बाइपोलर यूज होता है, होमोपोलर यूज होता है, हेट्रोपोलर नहीं यूज होता। कौन सा नहीं प्रयोग हम लोग करते बच्चों, सो हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर नहीं प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, अब आइए, एचवीडीसी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन किया करते हैं। ये बहुत अच्छे से समझिए, डीसी का जनरेशन नहीं करते हम लोग, डीसी का जनरेशन नहीं किया करते हैं। दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर वन। ये आपके ट्रांसफॉर्मर्स मैंने लगाए हैं एंड ये है मेरा कन्वर्टर 1 और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा कन्वर्टर 2। ठीक है, ये एसी वोल्टेज होगा इस तरफ और ये एसी रहेगा। तो पहली बात ध्यान दे लीजिए कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह ऑलवेज आपका एसी में रहेगा। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसी पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन डीसी पर होता है। क्या होता है, ट्रांसमिशन यहां पर डीसी पर होता है। क्योंकि कन्वर्टर आपने लगाया है, अगर आपको इसको एज अ रेक्टिफायर यूज करना हो, ठीक है, रेक्टिफायर की तरह अगर आप यूज करेंगे तो फायरिंग एंगल यहां पर रहेगा 0 से 90 के बीच में। ठीक है, और अगर आप इसी का इन्वर्टर बनाएंगे, अगर आप इसका क्या करें, इन्वर्टर बनाएं, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू होगी बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। सर फायरिंग एंगल क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट आप यूज करेंगे या जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वह एससीआर हो सकता है या लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर रहता है। ठीक है, मोस्ट चांसेस है कि एलएएससीआर यहां पर आप लोग प्रयोग करेंगे। मोस्ट चांसेस क्या है कि लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो फायरिंग एंगल जरूर ध्यान रखिएगा, फायरिंग एंगल पूछ सकता है आपसे इस बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन फॉर अबव वोल्टेज 400 केवी। अगर आपको 400 केवी से ज्यादा पर डिजाइन करना हो, 400 केवी से ज्यादा पर इंसुलेशन डिजाइन करना है, तो किसके बेस पर आप डिजाइन करेंगे, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज या सिस्टम लोड वोल्टेज। ना भाई, इसका तो सीधे एक पॉइंट पर आंसर है कि स्विचिंग की वजह से जो सर्ज उत्पन्न होती है उसके बेस पर आप यहां पर वोल्टेज डिजाइन करेंगे, सॉरी इंसुलेशन डिजाइन करेंगे। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन हैविंग सेंडिंग एंड वोल्टेज वी, रियल पावर लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू रियल पावर लॉस। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला ना कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर है, तो मैंने भी लगा दिया दिमाग की P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ठीक है, सो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें क्योंकि सर पावर कांस्टेंट थी, तो पावर लॉस कितना होगा। ठीक है, पावर लॉस कितना होगा, सर पावर लॉस तो आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आई है, 1/v² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ा सा आप इसको प्रोपोर्शनल पे ही कर लीजिए, इक्वल मत करिए। सो पावर लॉस किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दूसरा पावर फैक्टर के स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन रहेगा यहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी वजह से आपसे बोलते हैं कि हायर एंड हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर आप काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ 2280 मेगावाट। ठीक है, कितनी है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग लॉसलेस लाइन की, SIL1 इसको चलिए लिख लेते हैं, 2280 मेगावाट की पावर है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन आपको करना है। ठीक है,
सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन आपको करना है, कितना है, ये 30% का कंपनसेशन होना है। कितने प्रतिशत का कंपनसेशन है, मात्र 30% का कंपनसेशन आप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या हो जाएगी भाई, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन पर दिस इज SiL1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस के एस ई, ठीक है, दिस इज 2280 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.70, सॉरी 0.30 ना, हाँ जी अभी ठीक है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2725 मेगावाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक बात यही से समझ लीजिए, कौन सा कंपनसेशन किया था, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन किया था ना। सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन से पी मैक्स की वैल्यू इंक्रीज की जाती है, ठीक है, क्या इंक्रीज करते हैं, पी मैक्स इंक्रीज करते हैं, किंतु ये बेनिफिशियल है फॉर दी हेल्दी कंडीशन, ठीक है, ये हेल्दी कंडीशन के लिए अच्छा है। अगर ये यहां पर फॉल्ट हो जाएगी तो ये ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तब ये ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस करने लगता है। ओके, तो अभी के क्लास में थे इतने ही क्वेश्चन, जुड़े रहिए चैनल के साथ, थैंक यू।